नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं और उनमें से कुछ ही खबरें ऐसी होती हैं जो कि दिन भर की सुर्खियां बनती हैं, और इन्हीं चुनिंदा गर्मा गर्म खबरों को लेकर हम हाजिर हैं इस स्पेशल शो खबर गरम है। तो दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो भूकंप की वजह से धरती दहल उठी। तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ देखने को मिला। समूचे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाके शामिल रहे। भूकंप की तीव्रता करीब 6.2 रही। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल था। इससे पहले हरियाणा में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सोनीपत में 2.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। वहीं रविवार रात 11:26 पर रोहतक में भी 2.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक प्रदेश के सोनीपत में सुबह 2.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र सोनीपत रहा। वहीं धरती के 8 किलोमीटर अंदर तक हलचल महसूस की गई। हरियाणा में इससे पहले भी रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रोहतक में जो भूकंप आया उसका केंद्र रोहतक से 7 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित खेड़ी सात गांव था। तब धरती के 5 किलोमीटर अंदर तक हलचल महसूस की गई। समूचे उत्तर भारत में इस शक्तिशाली भूकंप की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी डरावनी। तो हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आई हैं। ये घटनाएं कुदरत के कहर की तरह लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और इंसान के लिए ये एक अलार्म की तरह है, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो इंसान भी डर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हाल के दिनों में खनन और शहरीकरण जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो यह भी एक भूकंप का बड़ा कारण है। और उधर बिहार की अगर बात करें तो जातिगत जनगणना जो हुई है उसके आंकड़े जारी किए गए और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर 6 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित कर दिया है। ऐसे में इस प्रकार जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को तय कर दी है। दरअसल पहले बिहार सरकार की ओर से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात की गई थी। इसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम इस मामले पर 6 अक्टूबर को ही दलील सुनेंगे। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार बहुप्रतीक्षित जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। लोकसभा चुनाव से पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। बता दें कि जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है। इसमें ओबीसी 27.13% है और ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% है। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट।
तो इस जातिगत जनगणना के पीछे की कहानी समझिए। सीएम नीतीश कुमार का एक तरह से ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था, जिसके जोरों पर जिस तरह से आवाज उठी तो फिर इसे जल्दबाजी में आंकड़ों के तौर पर जारी भी कर दिया गया। एक बार फिर से इस पर राजनीतिक अगर तौर पर देखा जाए तो बयानबाजी बहुत तेज हो रही है। समीकरणों में ये जातियां उलझी हुई नजर आ रही हैं। इससे किस राजनीतिक पार्टी का भला होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, समाज ही बता पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इससे समाज का कितना और किस तरह से भला होता है। और उधर बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद इस पर राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। इसके साथ ही देश में जातिगत जनगणना की मांग भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस मसले पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली मांग को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनमोहन जी तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उससे भी पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ भी धोखा करना चाहती है? कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसे उसी हिसाब से हक मिले, और इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है। कांग्रेस के हिसाब से अब देश के हिंदू अपना हक उसी अनुपात में ले रहे हैं क्या? इस तरह तो देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है ताकि उनको बर्बाद किया जाए। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, ना तो उनसे कुछ पूछा जाता है और ना वो ये सब देखकर बोलने की हिम्मत करते हैं। अब कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहती है। और राहुल गांधी के नए अवतार के बारे में बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने अमृतसर के अपने निजी दौरे के दूसरे दिन स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक होकर लंगर में सेवा भी निभाई है। हाल के दिनों में राहुल गांधी को अपने अलग अलग अवतारों में लोगों के बीच देखा गया है। कभी राहुल किसानों के बीच तो कभी कुलियों के बीच देखे गए। कभी राहुल ने ट्रक की सवारी की तो कभी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के बीच में देखे गए। इसी क्रम में राहुल गांधी अपने अमृतसर दौरे के दौरान स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा निभाते हुए भी दिखाई दिए।
बता दें, राहुल गांधी 2 अक्टूबर को अपने निजी दौरे पर अमृतसर पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुए थे। राहुल गांधी ने एक आम श्रद्धालु की तरह श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। उन्होंने सिर पर नीले रंग का पटका बांधा था। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी गुरुद्वारे में लंगर सेवा निभाते हुए दिखाई दिए। बता दें कि दौरा निजी होने के कारण इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखा। हालांकि राहुल गांधी के अमृतसर आने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट से श्री हरमिंदर साहिब तक पूरा रास्ता बैनरों और होर्डिंग से पाट दिया गया था। श्री हरमिंदर साहिब में राहुल गांधी ने रुमाला साहिब भेंट किया। वहीं श्री हरमिंदर साहिब की ओर से राहुल गांधी को आसमानी रंग का रुमाला और बतासे का प्रसाद भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसके पीछे की कहानी को समझिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की सोशल एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। वो समाज के अलग अलग लोगों के बीच जा रहे हैं। ये नए वाले राहुल गांधी की तस्वीर है जो इसके पहले सामने कभी नहीं आती थी। इसका उनको राजनीतिक तौर पर कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जिस तरह से लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। उधर महाराष्ट्र से एक बेहद ही हैरान करने वाली और दुखद खबर सामने आई। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हो गई और हड़कंप मच गया। मरने वालों में आधे से ज्यादा जो संख्या थी वो बच्चों की है और मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में सोमवार देर रात 7 और मरीजों की मौत हो गई। इनमें 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। इन 31 मरीजों में से 16 बच्चे थे। इसके बाद से राज्य में हाहाकार मचा है। इन दर्दनाक मौतों के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों को नकार दिया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अस्पताल में न तो दवाइयों की कमी हुई है और न ही यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल के मुताबिक सटीक इलाज के बावजूद मरीज पर इलाज का कोई असर नहीं हुआ और इस तरीके की घटना देखने को मिली। नवजात बच्चों की मौत का कारण बताते हुए अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ये सभी बच्चे 3 दिन तक के थे और उनका वजन भी बहुत कम था। डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बाल चिकित्सा विभाग में भर्ती सभी बच्चों को ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर तक सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं मरीज अब पड़ोसी जिले हिंगोली, परभणी और साथ ही पश्चिम के साथ साथ तेलंगाना के भी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मरीजों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। छत्रपति संभाजी नगर जिले की 3 सदस्यीय समिति को मामले में रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि वास्तव में इन मौतों का असली कारण क्या है। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। तो इस दुखद खबर को देखने के बाद आपके, मेरे और सभी के जहन में एक ही सवाल होगा कि क्या वजह रही, क्यों आखिरकार इतने मरीजों की मौत हो गई। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस तरह की घटनाओं की अगर आप बात करें तो ये बहुत सारे सवाल हेल्थ सिस्टम पर भी खड़े कर देते हैं कि आखिर हम और हमारा सिस्टम इतना ज्यादा संवेदनहीन और लापरवाह कैसे हो सकता है कि हमें नींद से जगाने के लिए बड़े हादसों की जरूरत पड़ रही है। जिन माओं ने अपने लाल को खो दिया वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो सिस्टम की खामियां हैं उनको दुरुस्त करना ही होगा। आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और नुहिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक मामन खां को जमानत दे दी है। किस तरह से मामन खां जेल पहुंचे, क्या उनके ऊपर आरोप थे, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को नूह हिंसा मामले में जमानत मिल गई है। एडीजी अजय शर्मा की अदालत से कांग्रेस विधायक को जमानत मिली। मामन खान को मुकदमा नंबर 137, 148 में जमानत मिली। वहीं इससे पहले 149, 150 नंबर मुकदमा में भी मामन खान को जमानत मिल गई थी। अभी कोर्ट ने फैसला किया है, मामन जी को इंटरिम बेल दी है 18 तारीख तक, 18/10 तक किस लिए दी है? आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक 19 सितंबर से जेल में बंद है। मामन खान को 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपियों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामन खान के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि एसआईटी के आरोप निराधार हैं, जबकि एसआईटी ने उन्हें जमानत की मांग का विरोध किया और उन पर जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। अब इस राहत का भी मतलब समझिए, क्योंकि ये जमानत मामन खान को तो मिली है। इस राहत की वजह से कांग्रेस ने भी राहत की सांस ले ली है, क्योंकि जब से मामन खान जेल पहुंचे तब से लगातार सत्ता पक्ष की दोनों पार्टियां कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में ये राहत तो उनके लिए है ही, और साथ ही अब कम से कम कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनसे जब इस बारे में जवाब लिया जाएगा या सवाल पूछा जाएगा तो वो खुलकर बोल तो सकते हैं। उधर दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो आने वाले दिनों तक चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत सत्ता पक्ष की दोनों पार्टियों को घेरने के लिए काफी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद की रैली में जो कहा वो हरियाणा की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी रहा। पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान ने बैठे बिठाए कांग्रेस को सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने तो पहले ही उनके गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन कहा था। साथ ही उन्होंने उल्टा चौधरी वीरेंद्र सिंह पर ही कई सवाल दाग दिए। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी यहाँ तक कह दिया कि अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आना चाहते हैं तो सीधे संपर्क कर सकते हैं, फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आज कह रहे हैं, जिस समय गठबंधन हुआ था और बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए, उसमें भी वीरेंद्र सिंह को आवाज उठानी चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं तो वो तो बड़े नेता हैं, उनके सीधे संपर्क रहे हैं, वो वहाँ बात करेंगे। अभी इसके बारे में हम कोई अपने लेवल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक तरफ तो उदय भान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी में आने का ऑफर दे दिया, तो साथ ही उदय भान ने यह भी कह दिया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी लालच और उद्देश्य को लेकर बीजेपी में गए थे और बीजेपी में उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह दोबारा कांग्रेस को याद कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोई ऐसा बयान दे दिया हो जो उनकी ही पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दे। रह रहकर चौधरी वीरेंद्र सिंह का कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है जो राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा देता है। आलम यह है कि चौधरी वीरेंद्र और उनके बेटों के बयान पर कई बार पार्टी भी कन्नी काट जाती है, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, सत्ता पक्ष की पार्टियों को घेरे बिना कैसे रहेगा। और अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हत्थे एक ना एक दिन चढ़ ही जाता है। और पानीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप और एक महिला को मौत के घाट उतारने वाले आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
पानीपत पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार और एक महिला की पीटकर हत्या की ब्लाइंड वारदात का पर्दाफाश करते हुए जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जैसे ही यह घटना हुई तब से लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। सभी यूपी में अलग अलग जगह छुपते रहे और अपनी लोकेशन बदलते रहे। आखिरकार हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जब पुलिस की टीमें इस पे काम करने लगी तब ये सभी लोग फरार हो गए। ये काफ़ी जगह यूपी में अलग अलग जगहों पे छुपते रहे, परंतु हमारी टीमें लगातार इनके पीछे लगी हुई थी और आज हमें इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पानीपत के इस अपराध के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे थे। तो इसे लेकर कम से कम पुलिस ने तो राहत की सांस ली है। क्यों ली है, इसके पीछे की कहानी बता देते हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को और सरकार को घेर रहा था। पहले नूहिंसा और उसके बाद पानीपत में इस जघन्य अपराध ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए थे। राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा काफी गरमाया और यही कारण था कि पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव था कि वो जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करे, और वो पुलिस ने कर दिखाया। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और खेल जगत की भी बात कर लेते हैं। खेल जगत से बहुत गर्मा गर्म खबर जो होती है वो सामने आती हैं और वो सुर्खियां बनती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में शानदार आगाज किया है। उसने क्वार्टर फाइनल में खेले गए मुकाबले में नेपाल को 23 रन से हरा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। चीन के झांगझोऊ में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 23 रन से मात दी, जिससे क्रिकेट प्रशंसकों में भी खुशी का माहौल है। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 202 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 179 रन ही बना पाई। भारतीय टीम को जीत दिलाने में यशस्वी जायसवाल की भूमिका अहम रही, जिन्होंने शानदार शतक बनाया। लेकिन मैच के दौरान रिंकू सिंह की पारी ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। रिंकू सिंह ने नेपाल के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए केवल 15 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए और शिवम दुबे के साथ 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। भारत ने 4 विकेट पर 202 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को 9 विकेट पर 179 रन पर ही समेट दिया। भारत की ओर से रवि बिश्नोई और आवेश खान ने 3-3 विकेट लिए और इस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो ये खुशी की खबर है, क्योंकि अगर एशियन गेम्स की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जो तमाम खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मेडल जीत रहे हैं। भारतीय पुरुष की अगर आप बात करेंगे क्रिकेट टीम की, तो ये पहली बार है कि एशियन गेम्स में वो हिस्सा ले रही है और आगाज इतना बेहतरीन हुआ है। अपने पहले ही मैच में जिस तरह से उसने नेपाल को मात दी है वो काबिल तारीफ है और क्रिकेट की दुनिया में भारत की बादशाहत को साबित भी करती है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम क्रिकेट में सभी टीमों को मात देते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम करेंगे, क्योंकि ये जो टीम है वो तो दूसरे दर्जे की टीम है। पहले दर्जे की टीम कुछ दिनों में आपको विश्व कप में नजर आएगी। तो ये वो तमाम खबरें थी जो कि सुर्खियों में बनी हुई हैं और आज का दिन इन खबरों के बिना अधूरा ही नजर आता है। खबर गरम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।